एक बार हमारे स्कूल में ही एक आ गए थे बाहर से कोई आदमी, तो अपना न परिचय नहीं दिए, वो आगे उनको बच्चे से पूछे क्या कि बताओ 25 गुना 25 कितना होता है। इतना प्रेशर दे के नहीं पूछा जाता है। कुछ कुछ देखते हैं सोशल मीडिया पर कि कुछ जो है टीचर जो है नींद ले रहे हैं, उनका फोटो डाल देते हैं। हम मानते हैं आप अकेले में आपको इस रूम में बैठा दिया जाए और जो है कि आपको कोई काम नहीं दिया जाए कि आपको नींद नहीं आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन आप लोग के जो नेता होते हैं, शिक्षक जो नेता हैं, उन लोग पे भी सवाल उठता है कि वो लोग खुद में मतलब राजनीति करते हैं। जैसे कि आप लोग धरना पे रहते हैं, आप लोग से बिना पूछे माते विथड्रॉ करवा लेते हैं धरना। ये सब इसका क्या क्या खेल है? कि सरकार अगर अभी भी नहीं चेतती है, अभी भी हमारे मांगों के प्रति गंभीर नहीं होती है, तो आगामी विधानसभा चुनाव में गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहेंगे। हमारे नाम के आगे एक नियोजित शब्द लगा है, लगता है किसी सुनियोजित साजिश के तहत हमारा नामकरण कर दिया गया है। राजकर्मी देने में कोई वित्तीय बोझ नहीं था। आप समान सेवा शर्त दे देते, कोई बोझ नहीं था। ट्रांसफर देने में कोई वित्तीय बोझ है क्या? कोई बेगूसराय का लड़का चंपारण में फंसा हुआ है, अररिया में फंसा हुआ है, मधेपुरा में फंसा हुआ है, क्या पढ़ाए? जिस टीचर को 70,000 80,000 मिल रहा है, वो मिल्क मने दूध पढ़ाते हैं, हम मिल्क मने मट्ठा पढ़ाते हैं कि हमारा 25,000 मिलेगा। ट्रेन में चलते हैं, बस में चलते हैं, कभी तो बोलते हैं कि हम शिक्षक हैं, ओ नियोजित है। अरे तुम लोग का खाना पीना ठीक से चलता है कि नहीं चलता है? इस तरह की बात बोल बोल के एक सामाजिक दबाव हम लोग पर बनाया गया है, हम लोग को एक प्रेशर बना दिया गया है कि एक हम सामाजिक प्राणी हैं ही नहीं। नमस्ते, मेरा नाम मोमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जब हमने इस चैनल की शुरुआत की थी, उस वक्त हमने शिक्षकों पर एपिसोड करना शुरू किया था और आज तक हम लोग करीब 10 से 15 एपिसोड कर चुके हैं और शिक्षकों ने हमें आरे हाथों लिया था। इतना ज़्यादा पसंद किया था कि ऐसे लग रहा था कि जैसे ये लोग बहुत दिनों से परेशान हैं और किसी ने इस भीड़ में आकर उनकी आवाज़ को सुनी हो और उस पर काम करना शुरू किया हो। आज भी हमारे साथ कुछ शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में 6 या 7 शिक्षक बैठे हो सकते हैं, लेकिन पूरे बिहार में अगर बात की जाए तो इनकी संख्या करीब 3.5 लाख से 4 लाख है। और अब परिचय के साथ शुरुआत करते हैं। अपना अपना परिचय दीजिए। अश्विनी पांडे, प्रदेश प्रवक्ता, टीईटी एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ बिहार। केश कुमार राज, राज्य कार्यकारिणी सदस्य, स्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ। संजीव कुमार, सह संयोजक, पटना जिला टेट। धर्मेंद्र कुमार टीईटी शिक्षक। धनंजय कुमार, टेट स्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ। सोनू कुमार, टीटी एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ, जिला संयोजक पटना। अश्विनी जी, अगर ईमानदारी से बात की जाए तो हमारे पास पूछने के लिए ना कुछ नया सवाल है और शायद ना आपके पास कुछ नया जवाब होगा, क्योंकि आपका जो मुद्दा है वो पिछले कई सालों से लगातार वही आ रहा है और आप लोग लगातार मांग भी कर रहे हैं, लेकिन उस पर कुछ अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर जब हम लोग बात करने बैठे हैं तो कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो पहले ये बताइए कि आप लोग का जो मांग का जो आधार है वो सब क्या है? देखिए, हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो टीईटी एसटीटी शिक्षक हैं, जो आरटी और एनसीटी के मापदंडों को पूरा करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे जो शिक्षक बनने की अर्हता है, उन सभी अर्हताओं को पूरा करते हैं, वैसे शिक्षकों का मतलब ये सरकार जो घोर मट्ठा की नीति अपनाई हुई है वो खत्म करे और वैसे शिक्षकों का एक अलग संवर्ग बना के, अलग कैडर बना के राज्यकर्मी घोषित करते हुए जो सहायक शिक्षक है, समान सेवा शर्त है, पूर्ण वेतनमान है, ये सारी मांगे हमारी हैं। और विगत 2011 में टीईटी हुआ था और लगभग 12 से बहाली होना शुरू हो गया, तब से हम लोगों का यही मांग है और इसी मांग के सहारे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार की निंदा खुल नहीं रही है। सरकार भरमाने का तरीके से भांति भांति से जनता तक, हम लोग खुश नहीं हैं। हम लोग को पता है कि कुछ नहीं मिला है हमें, वही जो प्रोडक्ट है उसी को नए रैपरिंग के साथ, नए ब्रांडिंग के साथ, बोतल में चीज़ वही है, बस रैपर बदल के हम लोग को सेवा शर्त के नाम पे दिया गया। सरकार ने ठगने का काम किया है। हम लोग बाइकआउट किए हैं उस सेवा शर्त का, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और इसी कड़ी में भांति भांति से हम लोगों ने सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास किया, जिसमें जनता जंक्शन का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। लगभग हम लोगों को पूरा समय दे के और निष्पक्ष ढंग से सरकार की तरफ से भी जो सवाल एलिगेशन हम लोगों पे लगता है, कुछ समाज में भी जो हम लोगों पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, सबका समाज की तरफ से भी जनता जंक्शन ने सवाल पूछने का काम किया और हम लोगों के दर्द को भी दिखाने का काम किया। तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा। और बिहार सरकार जो नीति अपनाई है उससे नाराज होके
हम लोगों ने जिस दिन से ही सेवा शर्त लागू हुआ, अगले दिन हम लोगों ने काला दिवस मनाया। ये क्या कहते हैं, उसकी प्रति जो थी उसको जला के हम लोगों ने अपना प्रतिरोध दर्ज किया। फिर विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न तरीकों से, चाहे सोशल साइट्स का इस्तेमाल हो या जैसे भी हो, हम लोगों ने अपना मुहिम छेड़ा बाइकआउट वगैरह का। बहुत सारा हैशटैग लगा कि हम लोगों ने फेसबुक व्हाट्सएप पे ट्रेंड कराने का काम किया। मतलब प्रतिरोध सप्ताह, एक सप्ताह तक हम लोग का प्रतिरोध सप्ताह चला। तरीके से सरकार तक विभिन्न मीडिया हाउसेज के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, मेमोरेंडम के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक हम लोगों ने अपनी मांगों को पहुंचाया, लेकिन सरकार नहीं सुनी। फिर हम लोग आज पद यात्रा पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में, इसी कड़ी में प्रदेश पटना में भी हुआ है, और हम लोगों ने ये अंतिम अल्टीमेटम सरकार को दिया है कि अभी आपके पास मौका है। हम सरकार विरोधी नहीं हैं। आज तक तो हम लोग एनडीए के कैडर माने जाते थे। आप मेरा प्रोफाइल जाके चेक कीजिए तो मैं भी, एक शब्द चला है अंधभक्त, उस श्रेणी में मैं भी था, तो मैं समर्थक रहा हूँ। लेकिन कब तक? आप शिक्षा बर्बाद हो गया बिहार में, स्वास्थ्य बर्बाद हो गया। अगर हम उसकी बात करते हैं तो आप उसकी बेहतरी के लिए कुछ कर नहीं रहे, कोई विजन नहीं है, मजबूरन हम लोगों को विरोध करना पड़ रहा है। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने ये पद यात्रा किया है और सरकार को ये चेतावनी दी है कि हमारे मांगों पे आप विचार करिए। जो चाइनीज़ सेवा शर्त आपने हमें दिया है, जैसे चाइना फर्स्ट कॉपी करता है किसी प्रोडक्ट का, हम लोगों ने समान सेवा शर्त का मांग किया था, उसका फर्स्ट कॉपी इन्होंने तैयार कर दिया। मिला कुछ नहीं हमें, बस रैपिंग ब्रांडिंग करके जो पहले से हमें मिल रहा था उसी चीज़ को इन्होंने देने का काम किया है। कुछ नया तो था ही नहीं, बस नया जुमला था। अश्विनी जी पहले से शिक्षक थे। जब हमने शिक्षकों पर एपिसोड करना शुरू किया था तो पहली बार इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाया था। अब ये लोग पटना के तो हैं नहीं, लेकिन हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं और हमारा स्टूडियो तो पटना में है। तो अब ये लोग पटना में क्या कर रहे हैं आज उनसे जानते हैं, दूसरे शिक्षक से। आप आए थे तो झंडा लेकर आए थे। जैसे हमारा लड़ाई जो था समान काम समान वेतन के लिए, तो इस साल उसके लिए जो हम लोगों ने हड़ताल किया था, और हड़ताल के परिणाम स्वरूप जो है उम्मीद तो था कि सरकार हमारी बातों को मांगे, जो भी हमारी मांगे हैं उनको तो मानेंगी, और इसी उम्मीद में बैठे थे। और सरकार ने ये सेवा शर्त जारी कर दिया है। और ये सेवा शर्त जो है ये बिल्कुल चाइनीज़ सेवा शर्त है, और ये चाइनीज़ सेवा शर्त जो है सरकार की तरफ से हम लोग ठगने का काम किया है, क्योंकि ये सेवा शर्त जो है हमारे उम्मीद के बिल्कुल विपरीत है। इसमें सारी बात जो हमारी मांगे थी सब कुछ इसमें विपरीत है। हमारा जो मांग था वो पुराने जो शिक्षक के जो सेवा शर्त है उसको बिल्कुल उसी के अनुरूप हमारा हुबहू सेवा शर्त की मांग थी, जो कि सरकार ने दिया नहीं। अब ये सेवा शर्त सरकार ने जो लागू किया उसके अगले दिन से हमारा विरोध प्रदर्शन जो है बिहार के हर जिलों में शुरू हो गया। उसी कड़ी में आज जो है हम लोगों ने पटना जिला में पद यात्रा का कार्यक्रम शुरू किया गांधी मैदान से, और उस पद यात्रा के कार्यक्रम के दौरान सरकार को हमने स्पष्ट चेतावनी दे दिया है कि सरकार अगर अभी भी नहीं चेतती है, अभी भी हमारे मांगों के प्रति गंभीर नहीं होती है, तो आगामी विधानसभा चुनाव में गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहेंगे। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सब नियोजित शिक्षक हैं। नियोजित इसीलिए क्योंकि बिहार में नियमित शिक्षकों की बहाली बंद हो गई है। तो अगले जो शिक्षक हैं उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए कि आपके नाम के आगे नियोजित लगता है, नियोजित शब्द सुन के मतलब लगता है कि मतलब हम किसी ठेकेदार के बंधुआ मजदूर हैं, इस टाइप से कुछ? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि हम लोग योग्य होते हुए भी हमारे नाम के आगे एक नियोजित शब्द लगा है। लगता है किसी सुनियोजित साजिश के तहत हमारा नामकरण कर दिया गया है, जो कि बहुत ही बेकार है ना। हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग को सहायक शिक्षक का दर्जा दिया जाए। हम लोग सभी योग्य शिक्षक हैं, सभी लोग अपने जो भी हमारे पास मिनिमम रिसोर्सेज है उसके द्वारा हम लोग मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि स्कूल के सभी बच्चों को जहाँ तक हो सके है ना, उसके द्वारा ही सरकार ने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो प्रोवाइड किया है उसके अंतर्गत ही हम लोग उसका सारा कार्य कर रहे हैं, बच्चों को उचित शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन दिक्कत है कि हमारे भी सिक्योरिटी कुछ होनी चाहिए। ठीक, जब तक हम लोग अपने भविष्य के प्रति आशान्वित नहीं रहेंगे, हम लोग पूर्ण ऊर्जा के साथ है ना अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी भी दिक्कत क्या है, बहुत सारे लोग अपने विद्यालय से काफ़ी दूर हैं। ठीक, वैसे लोगों को परिवार की भी चिंता रहती है, क्योंकि इतने कम आय में है ना उनका भरण पोषण बहुत अच्छे तरह से नहीं हो सकता है।
ठीक है, तो इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि हमें भी सहायक शिक्षक एक राज्यकर्मी की तरह सारा काम हम लोग जब करते हैं तो हमें भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, सहायक शिक्षक का दर्जा दिया जाए और उनके अनुरूप हमें जो सेवा शर्त है ना, वो भी प्रोवाइड किया जाए ताकि हम लोग और भी बेहतर प्रयास कर सकें, मैक्सिमम आउटपुट हम लोग दे सकें। हम लोग अभी जो हम लोग कर सकते हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन और भी अपना सारा शक्ति सारा ऊर्जा लगा दें ताकि हमें भी लगे कि नहीं भाई हम लोग अपने राष्ट्र निर्माण में, राज्य निर्माण में अपना सर्वस्व त्याग कर रहे हैं। नियोजित उन्होंने जो कहा उसको मैं थोड़ा सा दूसरे ढंग से कर देना चाहता हूँ स्पष्ट कि अगर हम सरकार के प्रति कब हम भी गंभीरता से सोचते हैं कि सरकार हमारे लिए कर रही है, तब ना जब मान लीजिए सरकार ये वित्तीय रोना रोती है कि नहीं है, तो सरकार अगर 2 कदम आगे बढ़ के आती है और कहती कि नहीं मेरे पास वित्तीय क्षमता नहीं है, बताइए राज्यकर्मी घोषित कर देने में कोई वित्तीय बोझ है क्या? समान सेवा शर्त हम क्या मांग करते हैं? वो लोग कह रहे हैं कि पैसा नहीं है हम लोग के पास। तो पैसा ये 2 कदम आगे बढ़ते हैं ना, कहते कि नहीं ये चीज जो गैर वित्तीय मांगे हैं वो मैं दे रहा हूँ, आप लोग की सारे मांगों को पूरा कर दे रहा हूँ। राज्यकर्मी देने में कोई वित्तीय बोझ नहीं था, आप समान सेवा शर्त दे देते कोई बोझ नहीं था। ट्रांसफर देने में कोई वित्तीय बोझ है क्या? कोई बेगूसराय का लड़का चंपारण में फंसा हुआ है, अररिया में फंसा हुआ है, मधेपुरा में फंसा हुआ है, क्या पढ़ाएगा वो? तो आपने ट्रांसफर नहीं दिया, इसमें कोई वित्तीय बोझ था क्या? सारे लोग महिला कर्मी जो है, महिला शिक्षिका हैं, ये आधी आबादी की बात ये सरकार करती है और मातृत्व अवकाश गायब कर दिया गया। दिया क्या गया है हमें? शिशु देखभाल जो है 2 साल का, वो बताइए कि मातृत्व अवकाश 180 दिन का है, अगर उससे आगे कोई रह जाता है, अगर बच्चा बीमार हो गया तो तुरंत से बच्चा हुआ है, नवजात बच्चा है, बीमार हो जाता है तो कौन सी छुट्टी लेंगे हम जब मातृत्व अवकाश खत्म हो जाएगा? तो ये सारी चीज़ें मान लेती सरकार, गैर वित्तीय मांगे, एकदम ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, गैर वित्तीय मांगे मान लेती और तब आके हमसे टेबल टॉक करती कि देखिए हम आपके प्रति गंभीर हैं, फंड की कमी है, हम गंभीर हैं, आपकी जितनी गैर वित्तीय मांगे हैं वो हमने मान ली है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्रॉब्लम को समझिए, आप लोग हमारा कोऑपरेट कीजिए। तब ना हम समझते हैं कि सरकार नियोजित शिक्षकों के प्रति गंभीर है। ये तो सीरियस से उलझाने का, एक इलेक्शन आएगा तो आप मातृत्व अवकाश देंगे, दूसरे इलेक्शन में पितृत्व अवकाश देंगे, तीसरे इलेक्शन में हमको ईएल का लाभ देंगे, ऐसे थोड़े होता है। तब तो हम अपना मतलब जितना सेवा का लाभ होता है वो लेते लेते तो आजीवन इनको मुख्यमंत्री ज्योति बसु की तरह जब तक जिंदा रहेंगे इनको बनाना पड़ेगा, तभी लोग धीरे धीरे देंगे। तो ईमानदार बनिए, सरकार से अनुरोध है कि ईमानदार बनिए। और शिक्षक कोई शत्रु नहीं है आपके, या राजनीतिक पार्टी हम लोग नहीं है, हम लोग अपना व्यथा दर्द दिखा रहे हैं तो मरहम लगाने का काम कीजिए। आप और उसको निचोड़ के उसमें घाव कर देते हैं, दिल से दर्द निकलता है और दर्द में हम लोग ये सब करते हैं। हम लोग भी पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, सारे लोग प्रोफेशनल हैं, सारे लोग अच्छे क्वालिफिकेशन लिए हुए हैं, सारे लोग कहीं ना कहीं अच्छा जॉब कर रहे थे। मैं एमसीए हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी में रहता तो आज कुछ और रहता, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरे ये प्रतिभा का कोई सम्मान ही नहीं है, मेरा कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है। यही तो है, उलझ के रह गए हैं सारे हम लोग। पढ़ने पढ़ाने के अलावा सारा काम हम लोग पे थोप दिया जाता है। हमारी क्या मांगे नाजायज है? राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक बनने की सारी अर्हता पूरी करते हैं, क्यों? एक ही एग्जाम पास करके यूपीएससी अगर आप पास करते हैं तो ऐसा थोड़ी होगा कि एक जिलाधिकारी बन जाएगा, दूसरा चपरासी बन जाएगा। एक ही टेट सी टेट दे के सभी जगह लोग असिस्टेंट टीचर बने हुए, फुल स्केल उठा रहे हैं, और हम यहाँ चपरासी से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। जो हमारे साथी सीटेट क्वालिफाई करके आके बिहार में टीचर बन गए होंगे, उनके साथ यही व्यवहार हो रहा है ना। नीतीश जी के सामने कितना बार गए आप? सर हमारी मांगे जो है मतलब लगातार मतलब 2014 से हम सेवा में आए हैं, तब से हम अपने मांगों को लेकर जब हम फॉर्म फिल किए थे टीईटी का जो है टीचर का जो मापदंड होता है उसके लिए, तो वहाँ पे कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं थी कि हम लोग नियोजित शिक्षक बनने वाले हैं एग्जाम पास होकर। क्योंकि पूरे भारत में प्रत्येक राज्य में सिर्फ बिहार को छोड़कर हर जगह जो टीटी क्वालिफाई करते हैं वो सहायक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन बिहार एकमात्र राज्य है जहां टीटी एग्जाम लेने के बाद भी है शिक्षक को जो है कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है, अल्प वेतन में उनको मतलब काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया। सर हमारी मांगे हैं क्या? जो शिक्षकों का पिछले कई वर्षों से सेवा शर्त जो बिहार में मिल रहा है, हमारी मांगे बस उसी को लेकर है कि जो सेवा शर्त बिहार में
पहले से ही लागू है, आप उसी को लागू कीजिए। ऑलरेडी बिहार में करीब 2.5-3 लाख के आसपास सहायक शिक्षक का पोस्ट था, लेकिन जैसे जैसे उस पोस्ट से शिक्षक रिटायर करते जा रहे हैं, बिहार सरकार उस पोस्ट को समाप्त करते जा रही है। ये सिर्फ सर हमारा संघर्ष, हम अपने लिए शिक्षक संघर्ष में नहीं है, हम ये शिक्षक बिहार के जो युवा आज पढ़ रहे हैं, जो शिक्षक बनने का सपना देखते हैं, ये हमारा संघर्ष उनके लिए भी है कि आज वो मैट्रिक इंटर पास करके जब वो बीएड और डीएड करके शिक्षक बनने के लिए आएंगे, तो जो ये सरकार का व्यवस्था है बंधुआ मजदूरी, इसको हम लोग बोल रहे हैं। चूंकि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है कि ये बंधुआ गिरी, विद्यालय एक है तो फिर शिक्षक अलग अलग ऐसे हो गए, कोई नियोजित हो गए, कोई रेगुलर शिक्षक हो गए। आप एक रूपता लाइए। आप यदि बिहार में सुशासन की बात करते हैं तो सुशासन का मतलब ये नहीं होता है कि एक ही विद्यालय में शिक्षकों के साथ जो है भेद कर करके ये नियोजित हैं, आप अलग अलग निर्धारण कर दिए हैं। हम लोग विद्यालय जाते हैं तो हम लोग इन भावना से खुद को देखते हैं कि हमको सरकार नियोजित करती है, जबकि मेरा भी काम जो एक रेगुलर शिक्षक कर रहे हैं उन्हीं के बात ही हमारा काम है। वो भी स्कूल में पढ़ाते हैं, हम भी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन जब वेतन देने की बात आती है तो सरकार कहती है कि नहीं, ये जो है योग्य नहीं है। तो आखिर योग्यता की पैमाना क्या है? सरकार इसको निर्धारित करे, वो या तो बीपीएससी ले ले या कोई किसी भी माध्यम से वो एग्जाम ले ले, छटनी कर ले, बेटर स्केल जो भी योग्यता का मापदंड वो निर्धारित करे। बिहार के सभी शिक्षक किसी भी एग्जाम से गुजरने के लिए तैयार हैं। हमारा आज जो भी कार्यक्रम था उसके माध्यम से हम यही सरकार से मांग किए हैं कि आपके पास बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अभी समय है, आप एक मापदंड तैयार कीजिए और जो सहायक शिक्षक का पोस्ट है उसको आप चालू कीजिए। हमारी मांगे ये नहीं है कि हमको एट ए टाइम आप सहायक शिक्षक बना दीजिए, आप उस पोस्ट को चालू कीजिए। जो उस पे जाने जो युवा उसके लायक होंगे वो वहाँ पे पद स्थापित होंगे। बिना रेगुलर शिक्षक के बिहार का शिक्षा का उद्धार होना असंभव है। आज शिक्षा का जो इंडेक्स जारी होता है, बिहार उसमें सबसे पीछे वाले राज्यों में है। आखिर क्यों है ये स्थिति में बिहार? आप जब 15 साल का जो अपना कार्य गिनवाते हैं, ये स्थिति है कि बिहार के किसी भी विद्यालय में शायद वैसा कोई विद्यालय होगा जिसमें जितने शिक्षक हैं होने चाहिए उतने शिक्षक होंगे। ये स्थिति है कि बहुत सारे विद्यालय में साइंस के शिक्षक जो हैं पढ़ा रहे हैं आर्ट्स के शिक्षक पढ़ा रहे हैं साइंस, हिंदी वाले शिक्षक पढ़ा रहे हैं इंग्लिश वाले पढ़ा रहे हैं हिंदी। एक तो यहाँ पे कमी है, ये खुद बिहार सरकार बोलती है कि हमारे विद्यालयों में, ये बिहार सरकार का आंकड़ा है कि अभी 2.5 लाख के करीब सीट खाली है। आखिर ये सीट क्यों खाली है? बिहार के युवा मतलब बेरोजगारी के लिए भटकते हैं इधर उधर और ये सीट खाली रखे हुए हैं। हमारा मांग यही है कि आप चुनाव से पहले बिहार सरकार इस बार चेत जाए, नहीं तो बिहार के 4 लाख शिक्षक इस बार मन बना लिए हुए हैं कि जो भी हमारे बिहार के युवाओं के पक्ष में और शिक्षकों और शिक्षा के पक्ष में हमारी मुद्दा को अपने मैनिफेस्टो में चालू करेगा, मतलब अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे। बिहार के 4.5 लाख शिक्षक सहित उनके जो फैमिली मेंबर हैं वो भी इस बार उसी पार्टी के साथ होंगे जो हमारी मांगों को अपनी मांग। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आप लोग कितनी बार सरकार से एकदम सामने सामने फेस टू फेस मिले हैं नीतीश जी से कि मेरा हम लोग का ये प्रॉब्लम है, आप लोग काहे नहीं सुन रहे हैं? हम लोग बहुतों बार मिले हैं। जब तक हम लोग का मौका मिला है फेस टू फेस, हमारे संघ के बड़े नेता हर तरह से चिट्ठी के माध्यम से या आप मीडिया के माध्यम से या डायरेक्ट भी जा करके उनको कहें कि हमको कुछ नहीं चाहिए, जो पुरानी सेवा शर्त वही लागू कर दीजिए। और जो पुराना से क्या था पुराना सेवा शर्त? जी, पुराना सेवा शर्त क्या था? पुरानी सेवा शर्त जो सहायक शिक्षक का दर्जा हम लोग मांग रहे हैं, जो पहले वाला सेवा शर्त है, बस वही, और क्या, नया कुछ नहीं मांग रहे हैं हम लोग भी शिक्षक है। क्या हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो जिस टीचर को 70,000 80,000 मिल रहा है वो मिल्क मने दूध पढ़ाते हैं, हम मिल्क मने मट्ठा पढ़ाते हैं कि हमारा 25,000 मिलेगा? ऐसा तो नहीं ना है। हम भी मिल्क मने दूध पढ़ाते हैं, वो भी जो पढ़ाते हैं वही पढ़ाते हैं, सिलेबस एक ही है, सब कुछ एक छत के नीचे एक काम, फिर अलग अलग वेतन की। यही हम लोग का मांग है सरकार से। आज यदि नहीं चेती तो फिर ये पाटलिपुत्र की धरती है, आप चाणक्य का इतिहास जानते होंगे और घनानंद का क्या किया था उसने। आपके संघर्ष का मतलब कोर्ट तक कहाँ तक अभी तक पहुंचा है सब बात?
बीच में पता चला था कि आप लोग को शायद मिल गया था कि सरकार कहा गया था कि आप लोग को समान काम समान वेतन दिया जाए, इसमें कहाँ तक क्या बात पहुँचा है? देखिए, जहाँ तक कोर्ट की बात है, हम लोग जो है कि हाई कोर्ट से हम लोग को जीत मिली थी और उसमें कहा गया था क्या कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं तो 2009 से जो है कि अब तक जितना ज्वाइन किए हैं उनको जो है कि एक एरियर के रूप में उसका वेतन भुगतान किया जाए और जो है क्या कि जो वेतन होना चाहिए इनको एक समान शिक्षक के तरह होना चाहिए, एक वेतनमान के शिक्षक तरह जो हम लोग की मांग थी। हाई कोर्ट ने हमको मेरे पक्ष में डिसीजन दिया था, बिहार के 4.5 लाख शिक्षक के पक्ष में दिया था। लेकिन सरकार तो एकदम शिक्षा विरोधी है। सरकार चाहती नहीं है कि बिहार का बच्चा पढ़े, बिहार में जो है चाणक्य जैसा विद्वान पैदा ले, इसलिए सरकार ने इसको ऐसे ने तोड़ दिया है नियोजित कह के कि एक नियोजित की भावना मन में इस तरह से ग्रसित हो गया है लोगों को। क्या कहा जाए, अगर हम अभी ट्रेन में चलते हैं, बस में चलते हैं कभी, तो बोलते हैं कि हम शिक्षक हैं, ओ नियोजित है, अरे तुम लोग का खाना पीना ठीक से चलता है कि नहीं चलता है। इस तरह की बात बोल के एक सामाजिक दबाव हम लोग पर बनाया गया है, हम लोग को एक प्रेशर बना दिया गया है कि एक हम सामाजिक प्राणी हैं ही नहीं। अच्छा, ये बताइए, जब आप भर्ती में फॉर्म भर रहे थे तो आपको पता था कि आप नियोजित बनिएगा शिक्षक? नहीं, हमको ये पता नहीं था कि हम नियोजित। उस समय एक ऐसा हवा बना दिए थे सब शिक्षा विभाग के लोग, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वो बना क्या दिए। देखिए, शिक्षक नीतीश जी तो एक बहुत दिमाग वाले आदमी न हैं। इसको जो है पहले सबको कम सैलरी पर बहाल करेंगे और एक बार ऐसा करेंगे इसको डायरेक्ट सबको वेतनमान कर देंगे। इससे होगा क्या कि बगल के राज वाले लोग हैं आएंगे नहीं और इसमें जितने भी हैं जो बिहार के लोग ही सिलेक्ट होंगे। लेकिन हम लोग के साथ जो है कि सबसे बड़ा खेल खेला गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब हम लोग ज्वाइन करने के साथ हम लोग को आश्वासन दिया गया कि आपको वेतनमान दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसमें मैं दूसरे ढंग से समझाता हूँ। जो बुकलेट था, जो किसी भी एग्जाम के समय जो नोटिफिकेशन आता है, बुकलेट आता है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि नियुक्ति की जाएगी। चूंकि ये राष्ट्रीय बिहार सरकार का फैसला नहीं था, 2009 में राइट टू एजुकेशन लागू हुआ, उसी के रिगार्डिंग 2009 के बाद से जितनी वैकेंसी शुरू हुई वो राष्ट्रीय स्तर पर जो एनसीटी ने गाइडलाइंस तय की थी उस आधार पर शुरू हुई। तो उसमें था कि कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली नहीं करना है। और आज भी बुकलेट हम लोग के पास पड़ा हुआ है, उसमें लिखा हुआ था स्पष्ट कि नियुक्ति मतलब रेगुलर बहाली की जाएगी। हम लोग बहुत खुश थे। स्थिति ये थी कि उस समय के जितने बेरोजगार युवा थे जो मिनिमम अर्हता रखते थे, 32-34 लाख लोगों में से हम लोग चुन के आए। बहुत खुश थे, घर के लोग खुश थे, हम लोग खुश थे कि अरे अब तो हम स्केल पे बहाल होंगे। मजाकिया लहजे में कहें तो जो आपके दुश्मन थे और अड़ोसी पड़ोसी जो आपको देखना नहीं चाहते थे, उनके घर खाना नहीं बना, करे अब तो इरेगुलर टीचर बन गई तो 40-50 हज़ारिया हो गया सब। ये स्थिति था। अचानक से आनन फानन में, और ये शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी बताते हैं कि आनन फानन में ऊपर से आदेश आया कि नहीं नियोजन करना है, और अचानक से उस ये को बदल के, जब तक परीक्षा नहीं हुई थी, हम लोग परीक्षा पास किए थे, तब तक हम लोग की नियुक्ति हो रही थी। जैसे ही अब हम लोग खुश हुए कि हम लोग तो टीचर बन जाएंगे रेगुलर वाले, अचानक से ला के नियोजन का जो जाल था उसको ये करके हमको उसमें फंसा। उसी टाइम से बवाल शुरू हो गया हम लोग वाला। और हम तो ये भी बात कहना चाहेंगे, केवल हम टीईटी तो हम हैं ही, बाकी लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जब जैसा सरकार ने नीति निर्धारण किया वैसे सभी लोग आए हैं। अगर कुछ गलत हुआ है तो नीतीश सरकार को आके पब्लिक मंच पे कहना चाहिए कि हमारी नीति गलत थी, हमने गलत शिक्षक बहाल कर दिया। तो जब तक हम मांगे नहीं मांगते हैं, हम सर्वगुण संपन्न हैं, क्रिकेट में ऑलराउंडर की तरह हैं, बॉलिंग की जरूरत है तो टीचर को पकड़ा दो, बैटिंग की जरूरत है तो टीचर को पकड़ा दो, सारा काम टीचर करेगा। हाँ, जैसे ही पैसे की बात ये चीज आपने जो कहा, हाँ, इलेक्शन होता है तो उसमें सारा काम शिक्षक की भर्ती होती के अलावा पढ़ाते तो हैं ही, जितना काम है जहाँ कोई नहीं कर सकता है क्वारंटीन सेंटर में डाल दिया गया। बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, खतरनाक से खतरनाक क्वारंटीन सेंटर पे देना, कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी लगा देना, वहाँ जहाँ कोई नहीं। किट मिला था कि नहीं? किट मिला था कि नहीं? मास्क मिला ही नहीं सर, तो किट की बात करते हैं। घर से हम लोग मास्क लेके गए थे, जिसका लग गया ना, समझिए कि उसका क्या हुआ,
गमछा लपेट कर अपने घर से मास्क लगा के लोग ड्यूटी किए हैं। और शिक्षक ही एक ऐसा प्राणी है, कहीं लगा दीजिए ईमानदारी से ड्यूटी करता है। बस सरकार की समस्या ये है कि सैलरी नहीं देता है समय पे, उनका जो उचित सैलरी है वो तो मिलता ही नहीं है, जो है वो भी समय पे नहीं मिलता है। आखिर कब तक शोषण कीजिएगा? टेनिस के बॉल को जितना दबाइएगा ना, जोर से ऊपर उछलता है। हम लोग त्रस्त होके कर रहे हैं। और जैसे सर ने कहा, ये बहुत बड़ा चीज़ है। इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाता है, हम शिक्षक पढ़ाते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, बाकी लोग पढ़ते हैं, तो ये इसीलिए पढ़ाया जाता है ना कि किसकी क्या नीति थी, किस नीति का क्या परिणाम हुआ, और कैसे कोई वंश समाप्त हुआ, कैसे किसकी सत्ता गई। तो एक चाणक्य बहुत बड़ा साम्राज्य था धनानंद का, बहुत शक्तिशाली राजा थे। तो एक चाणक्य जो है उतने बड़े साम्राज्य को तहस नहस कर दिए, और एक चंद्रगुप्त रूपी बच्चा, जो लोग भांति भांति की कहानी सुनते हैं कि चरवाहे का लड़का था, वो लड़का सत्ता के शीर्ष पे जाता है। यहाँ 4 लाख चाणक्य हम लोग हैं, पता नहीं सरकार क्या कर रही है। या तो सरकार में बैठे लोग इतिहास नहीं पढ़े हैं, या इतिहास से सीख नहीं ले रहे हैं। सर वैसे तो हम लोग बात कर रहे हैं आप लोग के मुद्दे पे, लेकिन हमको ये बताइए कि बिहार का जो शिक्षा प्रणाली है उसमें शिक्षक के अलावा और भी कहाँ पर नींव जो है वो कमजोर है? सर इसमें देखिए, सबसे जो फर्स्ट फेज में है, मैं जहाँ तक ये मेरा मतलब जो ओपिनियन है कि सबसे पहले आखिर शिक्षा का केंद्र बिंदु सर शिक्षक। उसके अलावे यदि आपकी भवन में कुछ गड़बड़ी है विद्यालय की, तो उसको एक दो माह इधर उधर करके हो सकता है। लेकिन जब शिक्षक ही अच्छे स्थिति में नहीं होंगे, तो मेरे समझ से यदि एक घर का जो है बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया जाए और उसमें कोई जब अच्छा मतलब उसके रहने वाले नहीं होंगे, तो वो भवन सर धीरे धीरे उसमें भी धूल जंग आ जाती है। सरकार तो लेकिन हर साल पैसा भेजती है ना मेंटेन करने के लिए। सर मेंटेनेंस के लिए भेजती है, मैं ये मान रहा हूँ, लेकिन सर वो हैंड जो है विद्यालय में, मैं बता रहा हूँ कि विद्यालय में अभी प्रॉपर वे में जो है बिहार सरकार का ये डाटा है कि अभी 2.5 लाख सीट खाली है। आखिर वो जब 2.5 लाख सर थोड़ी बहुत संख्या है नहीं सर, 2.5 लाख का मतलब है कि आपका विद्यालय में, बिहार के पूरे विद्यालय में लगभग 80,000 के आसपास जो विद्यालय है, इसका मतलब है कि उसमें 30% शिक्षक है ही नहीं। तो आखिर वो जो बच्चों का वो जो शिक्षा जो नहीं है, तो वो तो बच्चों का लॉस हो रहा है। और जो शिक्षक कार्यरत भी हैं, तो बिहार में जितने प्रकार का कार्य हैं, करीब 33 से 34 कार्य शिक्षक के हाथों में है, मतलब शिक्षा देने के अलावे प्रभारी हैं, उनसे प्रत्येक दिन रिपोर्ट आता है। हम लोग को जनगणना करवाना है, चुनाव करवाना है, फिर मान लेते हैं ये क्या बोलते हैं असुगणना करना है, और क्या बोलते हैं उसको, किसान वगैरह का बीच में चावल उबल जो राशन उसन बढ़ता है, उसमें भी ड्यूटी आ जाता है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में गए थे तो समस्या है कि सर खाना पिलाने वाले जी, हम लोग को सर विद्यालय में परमानेंट मतलब सिर्फ शिक्षा के लिए, हम लोग शिक्षक हैं तो हम लोग शिक्षा देने के लिए नियुक्त हुए हैं, ना कि और विभिन्न कार्य करने के लिए। हाँ, कोई वैसा आपदा आ जाती है तो वो अलग बात है, उसमें लगाइए, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में भी आप शिक्षकों को जो है विद्यालय से हटाते हैं, लगाते हैं। और सर ये एक बात मैं ये सर जो बोले थे कि मतलब योग्यता वाले सवाल पे, तो सर अब इसी से समझ लीजिए कि बिहार सरकार हम लोग को मानती है कि हम लोग योग्य हैं। बताइए, जब हम लोग टीटी का एक फॉर्म भरे थे, तो इसके पूरे विश्व में इसको बिहार सरकार बड़ा बड़ा पेपर में छपवाई थी, फर्स्ट पेज पे, कि ये पूरे विश्व का महापरीक्षा होने जा रहा है। ये विश्व का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक एग्जाम में इतने सारे स्टूडेंट बैठ रहे हैं एक स्टेट में। बिहार में 28 लाख लोग एग्जाम दिए थे, उसमें से मात्र 1.5% लोग 28 लाख में से पास किए थे, 1 से 1.25 लाख लोग पास किए थे। अब बताइए, इससे बड़ा कम्पिटिटिव एग्जाम आज तक एक स्टेट में हुआ ही नहीं है अभी तक। सीट 1.5 लाख, 1.5 लाख सीट था 28 लाख में, और मात्र 125 लाख लोग पास किए थे, सीट से भी ज्यादा कम पास किए थे। अब फिर भी बोलती है कि शिक्षक योग्य नहीं है। आखिर योग्यता की पैमाना क्या है, ये सरकार निर्धारित करे। और सर हम तो यही कहेंगे, भर्ती तो सरकार ही कर रही है ना सर, भर्ती कर रही है, लेकिन आखिर भर्ती ठीक है, भर्ती कर रही है, लेकिन ये किस प्रकार का भर्ती है कि आप रेगुलर शिक्षक का बहाली मतलब साफा कर दिए, हटा दिए हैं। बिहार में किस एक भी टीचर का आज के डेट में रेगुलर मोड में बहाली नहीं हो रही है। अब बताइए, न कोई आज के डेट में किसी भी घर का युवा जो है
ग्रुप डी में नौकरी करना पसंद कर रहा है, लेकिन शिक्षक बनना पसंद नहीं कर रहा है। इससे बिहार के शिक्षा के लिए दुर्भाग्य सर कुछ नहीं हो सकती है कि एक जो है मतलब ग्रुप डी में जाने के लिए तैयार है, लेकिन आज कोई भी बिहार के घर का बच्चा, एक यदि सर्वे हो जाए, एक भी घर का बच्चा शिक्षक बनने के लिए रेडी नहीं है। आखिर क्यों शिक्षक बनने के लिए रेडी नहीं है, जबकि होना चाहिए था ये कि प्रत्येक घर से लोग शिक्षक बनने के लिए खुद से आता आगे कि नहीं मैं शिक्षक बनूंगा, मैं बिहार को शिक्षित शिक्षा का केंद्र मतलब स्थापित करूंगा। जो हमारे यहाँ ये आर्यभट्ट की धरती है, ये चाणक्य की धरती है, यहाँ एक से एक यहाँ गौतम बुद्ध हुए यहाँ, लेकिन वो सारी व्यवस्थाएं जो थी उसको धीरे धीरे ये सरकार जो है मतलब शिक्षा को मतलब इस स्थिति में आ गया है कि इंडेक्स जब आता है तो हम लोग बिहार का रैंक जो है ऊपर से न देखे नीचे से खोजते हैं। हर चीज में अब आदत हर हो चीज गई। में नीचे। हाँ, स्वास्थ्य व्यवस्था भी वैसे है। हाल ही का डेटा है कि मतलब स्वास्थ्य विभाग में ये स्थिति है कि 1 लाख पे जो है मात्र 3 नर्स कार्यरत है, और जबकि होना चाहिए ये कि शायद 1000 या 1500 पे होना चाहिए एक नर्स। बताइए इससे कितने लोग मतलब इफेक्टेड हैं। जो सर ये बताइए कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है, जैसे सर ने कहा कि चाणक्य कैसे पैदा होगा, अचानक कैसे पैदा होगा बिहार की शिक्षा व्यवस्था से अभी जो वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था है? सर फिर मैं सर वही बात दोहराऊंगा कि यदि चाणक्य शिक्षक को यदि चाणक्य बनाना है तो सर शिक्षक के सामने क्या परिस्थिति आज के समय में क्रिएट है, ये मैं वर्तमान सत्ता से मैं सर कोई सत्ता का विरोधी सर हूं नहीं। ये जो है सरकार को चाहिए कि शिक्षकों की क्या समस्या है और विद्यालय में क्या समस्या है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमारे लिए वेतन ही है, आखिर हमारी और भी समस्याएं हैं। हमको कहाँ स्कूल में मतलब शिक्षा देने में ये परेशानी हो रही है। और सर रही कि शिक्षक बिहार में चाणक्य शिक्षक के रूप में चाणक्य कैसे पैदा होंगे, तो सर मैं इसका सटीक जवाब देता हूं कि हाल ही में जो है बिहार सरकार जब हम लोग से सुप्रीम कोर्ट में केस हम लोग का चल रहा था बिहार सरकार से, तो बिहार सरकार ये लिखित रूप से दी है कि ये नियोजित शिक्षकों के आने से बिहार में फर्टिलिटी रेट में भी कमी आई है और बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी ठीक हुई है। ये सर मैं नहीं कर रहा हूं, ये बिहार सरकार कह रही है। और पुनः जब वेतन देने की बात आती है तो वो बोलती है जोगी नहीं है। जब उनको अपना मतलब बड़प्पन लेना होता है तो वो कहते हैं कि इन्हीं के कारण जो है बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर रही है। और ये आंकड़ा बिहार सरकार दी है कि हमारा जब से इन शिक्षकों को नियुक्त किए हैं बिहार का विद्यालय में शिक्षा अच्छी तरह से चल रही है। उसका कुछ अति भी है, उसका कुछ मतलब ये डाटा भी आया है बिहार सरकार का खुद। तो सर मेरा ये कहना है कि जब आप ये मानते हैं और ये आप लिखित रूप से मानते हैं कि इन शिक्षकों के कारण ये मेरा मतलब बिहार का शिक्षा व्यवस्था ठीक हो रहा है, तो फिर इन शिक्षकों को आपको सम्मान देने में क्या परेशानी है? चलिए कुछ पैसा वगैरह का जो भी इकोनॉमिकल स्थिति बिहार सरकार की थोड़ा भी ठीक नहीं है तो ये तो बातचीत के दौरान तो ठीक हो सकती है ना। और जो वित्तीय मामला छोड़ के हमारी सेवा शर्त है, हमारा प्रमोशन है, हमारा जो ईपीएफ वगैरह में भी देखिए जो मिला है, जो कि अभी तत्कालिक रूप से ईपीएफ में कुछ सरकार का 1 रुपया न जाना ना, वो 60 साल बाद हम लोग जब रिटायर होंगे तब ना उसकी जरूरत होगी। और बिहार सरकार आज रोना रो रही है कि मेरे पास पैसा नहीं है। वेतन में बढ़ाया गया अगले साल से, मतलब आप और चुनाव जिताइए उसके बाद पैसा देंगे। मतलब ये तो हम लोग के साथ सरकार डील कर रही है कि आप हमको वोट दीजिए तो हम आपको वेतन देंगे। तो इस बार हमारा डील होगा सरकार को कि आप हमको ठगे हैं, इस बार हम आपको ठगेंगे बिहार में। और इतना समझ लीजिए कि हम जिस समाज से आते हैं आज भी शिक्षा कितने मतलब शिक्षकों में इतनी क्षमता है कि वो अपने समाज को उसके अधिकार के प्रति जागरूक करे। ये मांग सिर्फ हमारी नहीं है, उन गरीब के बच्चों की भी मांग है जिनकी आखिरी उम्मीद हम हैं। और जो पढ़ लिख कर सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं गरीब के बाल बच्चे, चूंकि वो भी कल दिन यदि आज सरकार को हम नहीं झुकाए तो वो भी कल दिन हमारी तरह नियोजित के रूप में उनको भी अभिशाप मिलेगा। जिस तरह से हम दर दर की भटक रहे हैं, मतलब आंदोलन से लेके क्या कुछ करना पड़ता है, हम लोग को सिर्फ विद्यालय जाना था। बगल में झारखंड देख लीजिए, बगल में जीता जागता झारखंड है, वहां टीईटी क्वालिफाई करके लोग वेतनमान में सहायक हो रहे हैं। आपको जिस तरह का मतलब शिक्षकों की दक्षता की जांच करना है आप जांचिए,
आप नियमित बहाली की व्यवस्था चालू कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं बिहार सरकार से कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था 3 से 4 साल में यदि आप शिक्षा व्यवस्था मतलब नियुक्ति वाली प्रक्रिया चालू करते हैं तो खुद स्वतः बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे लोग फिर खुद आएंगे, जो ये स्कॉलर स्टूडेंट होंगे वो खुद शिक्षक बनना चाहेंगे। यदि बेटर स्किल होगी, सुविधाएं अच्छी होगी, तो निश्चित तौर पर यह है कि युवा इसमें आकर्षित हो गए शिक्षक बनने के लिए। सर जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि वीडियो शूट कर रहे हैं, हम इसको एडिट करेंगे, फिर चैनल पर डालेंगे, तो बहुत सारा ऐसा लोग होता है, जैसे सर बोले मास्टरवा बोलता है, बहुत सारा कमेंट लिखेगा मास्टरवा पढ़ाता है नहीं है, खाली हड़ताल करता है, तो ये पैसा चाहिए। ऐसा बात है सर, लोग तो बोलता है कि मास्टरवा पढ़ाता नहीं है, पैसा केवल चाहिए। तो हम उसी से जो सवाल करने वाला है उससे सवाल करते हैं कि आपका बच्चा पढ़ के क्या करेगा, इस शिक्षा व्यवस्था में पढ़ के क्या करेगा सर? नौकरी है ये नहीं, कुछ है ही नहीं, तो पढ़ के क्या करेगा? और पढ़ाएगा कौन? पढ़ाता जो स्कूल में जाता है, जो टीचर फ्री माइंड रहेगा वही पढ़ाएगा। स्कूल चले गए हम, स्कूल घर से फोन आता है कि गैस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। टीचर तो पारिवारिक समस्या में, आर्थिक समस्या में उलझा हुआ रहता है, फ्री कहाँ है वो? फ्री जब रहेगा तो ना पढ़ाएगा। आपको मजेदार किस्सा बता रहे थे शिक्षक की जो दक्षता होती है उसको नापने का, कैसे अधिकारी साहब आते हैं और विद्यार्थी से पूछते हैं कि 25 गुना 25 कितना होगा, कुछ बता रहे थे। देखिए होता क्या है विद्यालय में कि एक बच्चे जो हैं कि एक डरे हुए रहते हैं। कोई बाहर से आ जाते हैं पदाधिकारी लोग, सूट बूट में आ जाते हैं, तो बच्चे लोग डर जाते हैं कि कौन आ गए हैं, अब डर जाएंगे, अब हमको क्या होगा ना। बहुत सारे बच्चे लोग डर जाते हैं। हम लोग गांव में पढ़ाते हैं, तो होता क्या है कि बच्चे के बगल में जाते हैं, अगर उनको पूछना रहता है कोई भी साधारण सी बात भी, तो उसको इस तरह से प्रेशर दे देते हैं कि उस समय माइंड से अपसेट, माइंड से निकल जाता है वो चीज़। अगर मैं कहता हूँ मेरे बगल में कोई आदमी आए जोर से बोल दे बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, जोर से ही चीज बोल दे, तो मैं कुछ देर के लिए मैं भी अचंभित हो जाऊंगा। और मीडिया वाले इस तरह से जो उसको ले लेते हैं कि बच्चा जवाब नहीं दे रहा। बच्चे ठीक से पूछिए, बच्चा जो है कि कोमल मिट्टी का बना हुआ है, बच्चा का दिमाग बहुत ही शांत माइंड का, तो उससे प्यार से पूछिए, बाबू बताओ बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो अच्छे से जवाब देंगे एकदम। उससे पहले मित्रवत व्यवहार बनाइए और उसको एक बार बोले, अरे बताओ बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। टीचर नहीं पढ़ाते हैं, टीचर को नहीं आता है, टीचर कभी पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, तो बच्चे जो डर जाते हैं। लेकिन इससे नहीं पूछना चाहिए। मैं वैसे पदाधिकारी लोगों को कहना चाहूंगा कि उससे पहले मित्रवत व्यवहार बनाइए और उनको बोलिए टीचर सारा चीज पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं हमको कम समय मिलता है पढ़ाने का। हमारे विद्यालय में तो पहले तो जो है कि जितना अनुपात में शिक्षक होना चाहिए उतना अनुपात में है नहीं, और मेरे विद्यालय में जो है कि क्लास की भी, कमरा की भी कमी है। हमारे विद्यालय में बच्चे जो है कि ज़्यादा हो जाते हैं, एक क्लास में हमें जो है कि दो क्लास का, एक कमरा में जो है दो क्लास का बच्चा बैठाना पड़ता है। तो उस अनुसार हम लोग जो है एक मिसलेनियस ढंग से पढ़ाते हैं, जो कि 6 क्लास के बच्चे को समझ में आवे, 5 क्लास के बच्चे को भी समझ में आवे, 4 क्लास बच्चे को समझ में आवे। और उसी बीच अगर कोई पदाधिकारी लोग आ जाते इस टाइप से सवाल पूछ देते हैं, चाहे कोई गांव के लोग ही आ जाते हैं, तो इस टाइप से नहीं, पहले जो है हम उनसे कहना चाहूँगा, पहले उससे मित्रवत व्यवहार बनाइए, उसके बाद उनसे सवाल, आपके हर एक सवाल का जवाब देगा। एक बार हमारे स्कूल में ही एक आ गए थे बाहर से कोई आदमी, अपना न परिचय नहीं दिए, वो आ गए, उनको बच्चे से पूछे क्या कि बताओ 25 गुना 25 कितना होता है। इतना प्रेशर दे के नहीं पूछा जाता है। उसमें बहुत सारे मेरे विद्यालय के स्टूडेंट ने जवाब दिया कि 25 गुना 25 625 होता है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपको अगर डायरेक्टिव वे में जाके पूछूं 105 गुना 105 कितना होता है, क्या वो जवाब देंगे? उनको भी जो है कॉपी कलम की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे शिक्षक भी तो ऐसे होते हैं, पूछा जाता है ABCD बताइए तो नहीं बता पाते हैं, पूछता है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है तो नहीं बता पाते हैं। देखिए जहां तक की बात है ABCD उस टीचर को नहीं आता है, चाहे कुछ भी नहीं आता है, तो अच्छा ये बताइए उस टीचर का विद्यालय का उनका बायोडाटा लिया गया है, वो किस विद्यालय के हैं, कहाँ के हैं? ऐसा कुछ नहीं है। वो सब जो एक षड्यंत्र के तहत जो है कि वो लोग को जो है लाया जाता है, और जो एक क्या बोला जाए कि एक फिल्म शूटिंग जो होती है उस टाइप का जो बना दिया जाता है विद्यालय, समझे। और कहा जाता है इस विद्यालय में जो टीचर को ABCD नहीं आता। हम पूछते हैं क्या कि एक छोटा सा बच्चा को अगर हम 10 दिन ठीक से पढ़ाएं तो उनको ABCD का ज्ञान हो जाएगा। कुछ ना कुछ जो है कि 10 दिन पढ़ाएंगे तो 1 से लेके यानी उसका 26 लेटर को अरेंज नहीं कर पाए, लेकिन जो है कुछ लेटर को जरूर अरेंज कर लेंगे। लेकिन बिहार में इतना दिन से टीचर पढ़ा उसको ABCD का ज्ञान नहीं है। ये जो षड्यंत्र है,
कि शिक्षक जितना भी इसको बदनाम करने का, इस षड्यंत्र के तहत जो है कि इनको फंसाया जाता है। अरे ये तो वेतनमान लायक है नहीं। हम मानते हैं कि मेरे कुछ देखते हैं सोशल मीडिया पर कि कुछ जो है टीचर जो है नींद ले रहे हैं, उनका फोटो डाल देते हैं। हम मानते हैं आप अकेले में आपको इस रूम में बैठा दिया जाए और जो है कि आपको कोई काम नहीं दिया जाए कि आपको नींद नहीं आएगी कि नहीं आएगी, आलस आएगा कि नहीं आएगा। और कोई बाहर से आए फोटो खींच लिया और चला गया, कहो देखिए विद्यालय में टीचर सो रहा। अरे विद्यालय में आदमी कब काम करेगा? जब सामने वाला भी हो, हर चीज हो, उसके बाद आदमी काम करता था, अपडेट रहता है आदमी सब, उसमें एनर्जी बनी रहती है। और उसको हम ही को दे दिया जाए, हमको एक विद्यालय में बैठा, कहीं पर हमको बैठा दिया जाए, आगे में कॉपी कलम सब कुछ दे दिया जाए, तो हम भी कभी न कभी आलस जरूर ले लेंगे। और जो है कुछ इस टाइप के लोग जो है शिक्षा विरोधी और शिक्षक विरोधी दोनों टाइप के लोग हैं, वो एकदम घात बैठाए रहते हैं कि इसका हमको फोटो लेना है और जो है कि कभी हाफ ही ले और हम इसका फोटो लेके वायरल करें। अच्छा मान लीजिए हाँ शिक्षक पे जो सवाल उठ रहा है, अभी सोशल मीडिया में एक बहुत सारे फोटोज का कोलाज घूम रहा है, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी झपकी लेते हुए दिख रहे हैं। उन लोगों का तो वर्क पहले संसद ही ना है, सांसद महोदय, मंत्री महोदय सो रहे हैं। अरे आप उससे नहीं ना काउंट कर सकते हैं। लेकिन ये बताइए कि शिक्षक का काम है छात्र को इन्वॉल्व करना, फिर बोल रहे हैं कि सर कि मतलब बैठे बैठे आलस आ जाता है। अगर मान लीजिए आप पढ़ाने गए हैं तो आप शिक्षक छात्र सबको इन्वॉल्व कीजिएगा। वो जो फोटो वायरल होता है उसकी सत्यता की क्या गारंटी है? आज तक तो वो शिक्षक आया नहीं, हो सकता है कोई और हो, कहीं और का फोटो उनको शिक्षक के नाम से लगा दिया जाता है। ये भी देखिए 3 बजे के बाद जो है कि विद्यालय से सभी बच्चे को जो है छुट्टी मिल जाती है और 3 बजे के बाद जो है हम लोग को विद्यालय का कार्य करना पड़ता है, बाय पेपर काम जो होता है करना पड़ता है। और उसमें हम लोग होते क्या है कि किसी दिन ऐसा होता है, कुछ दिन हम कोई पेपर का काम नहीं करना पड़ता कि हम लोग पूरा अपडेट रहते हैं, किसी दिन छुट्टी मिल जाता। अगर हम 3 से 4 बैठे हुए हैं, चाहे या 3:30 से 4, कोई विद्यालय में जो है कि 1 to 5 में है क्या कि 3 बजे के बाद से जो है कि पेपर वाला काम करना, और जो है कि 6 to 8 वाले में है जो कि 3:30 बजे के बाद करना है। तो उस बीच कोई शिक्षक को काम नहीं रहता है। तो शिक्षक अगर बैठे हैं विद्यालय, आपको तो जाना नहीं है, कोई अगर पदाधिकारी महोदय आ गए 3 बजे के बाद, आपको पूछेगा कि आप 4 बजे तक ड्यूटी, 4 बजे तक क्यों नहीं? सीधी सी बात पूछेगा कि आपको 4 बजे तक रहना। अगर उस बीच किसी आदमी को कोई काम नहीं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो अगर हम झपकी ले लिए इसमें क्या बुराई है? और जो है कुछ लोग, गांव के लोग जो है लगे हुए रहते हैं कि इनको हम बदनाम करना है, जो है कि पहले जो वीडियो के ताक में रखते हैं इनको लेना है। गाँव के लोग जो बोल रहे हैं वो वैसे लोग हैं जो सरकार के एजेंडा के रूप में काम करते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एजेंडे के रूप में काम करते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो शिक्षकों को बदनाम करने की साजिश रचते हैं, कहीं ना कहीं वो खुद अभ्यर्थी रहे होते हैं और ये इस प्रोसेस से वो छटे रहते हैं। तो जब तक तो 4-5 हज़ार 10 हज़ार तक वेतन था, वो बहुत मज़े में थे कि चलो तो इसका लाइफ बर्बाद हो रहा है। जब से थोड़ा सा 20-25 हज़ार हुआ है तो एक टीस रहती है, वो सब अलग चीज़ें हैं। हमारे शिक्षक योग्य हैं, जैसे चंदन जी ने कहा, मुकेश जी ने कहा कि कोई भी पैरामीटर सेट करिए, परीक्षा लीजिए, जैसे भी लीजिए, हमारा अधिकार हमें दीजिए। ये सरकार राइट टू इक्वालिटी की बात करती है, संविधान की बात होती है, चाहे किसी की भी सरकार हो। बाबा साहब अम्बेडकर का एकदम लगता है लोग कि शपथ खा के मतलब वो भी रो रहे होंगे जहाँ होंगे वहाँ। कितना मिसयूज हो रहा है, संविधान प्रदत्त चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं, हमें ग्रेचुटी का लाभ नहीं दिया गया संविधान में है। ईपीएफ का लाभ अभी तक सरकार नहीं दी थी, कोर्ट से हम लोग जीते, हम लोग केस किए हुए थे, केस लड़े, जीते, कंटेम्प्ट में थे तब दी, उसमें भी कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है। श्रम मंत्रालय से चिट्ठी आया हुआ है कि लोगों को ज्वाइनिंग तिथि से, जिस दिन से ज्वाइन किए हैं उस दिनों से ईपीएफ का लाभ दिया जाए। सरकार हमको 1 सितंबर से दे रही है। भांति भांति की चीज़ें हैं, तरीके से हमें चला गया। अंत में बस यही कहना चाहते हैं कि संविधान को मानने वाले अगर आप लोग हैं और संविधान की दुहाई देते हैं तो उस संविधान को जरा ठीक से पढ़ें। राइट टू इक्वालिटी की बात कही गई है, जैसे चंदन जी ने कहा, एक छत के नीचे इतना पार्शियलिटी नहीं चलेगी। एक ही मतलब एक शिक्षिका को कुछ और ढंग का अवकाश, दूसरी शिक्षिका को कुछ और ढंग का अवकाश, कुछ शिक्षक को कुछ और ढंग का अवकाश, कुछ शिक्षक को कुछ और ढंग का अवकाश। वित्तीय जो खाई है वो तो बहुत लंबी है ही, जो गैर वित्तीय मामला है उसमें भी हमें इक्वालिटी नहीं दी जा रही है। तो ये सरासर सरकार जो है संविधान का दुहाई देने वाले लोग जो हैं, और चाहे सरकार किसी की भी रही हो,
हम ये नीतीश कुमार और भाजपा पे मेरा कटाक्ष नहीं है, चाहे सरकार किन्हीं की भी रही हो, माने एनडीए की रही हो, यूपीए की रही हो, किसी तीसरे की रही हो, सबने शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया है और सारा प्रयोग इन लोगों ने शिक्षा पे किया है। चूंकि इन लोगों का सबका अपना अपना एजेंडा है, सबका अपना अपना वोट बैंक है, सबका अपना अपना एजेंडा है, उस हिसाब से लोगों को ये लोग ढालते हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि लोग लिटरेट हों, लिटरेट रखना चाहते हैं, शिक्षित नहीं करना है लोगों को, साक्षर बनाने का मुहिम चलता है कि ग्राफ बढ़ जाए लेकिन समझ ना आए। लोग एपीएल बीपीएल में उलझे रहे हैं, लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड में उलझे रहे हैं, लोग जाति धर्म के नाम पे उलझे रहे हैं। सारी पार्टियों का यही है। तो हाथ जोड़ के निवेदन है उन पार्टियों से, सत्ताधारी हों या विपक्ष हों, सबसे शिक्षा में इतना प्रयोग ना करें और शिक्षकों को अपना दुश्मन ना माने। हमारा जो अधिकार है वो हमें दें, अन्यथा अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ तक तो हम लोग बिहार की राजनीति के बारे में बात की कि बिहार की राजनीति आपके साथ क्या गलत कर रहा है, लेकिन आप लोग के जो नेता होते हैं, शिक्षक जो नेता हैं, उन लोग पर भी सवाल उठता है कि वो लोग खुद में मतलब राजनीति करते हैं। जैसे कि आप लोग धरना पे रहते हैं, आप लोग से बिना पूछे माते विथड्रॉ करवा लेते हैं धरना, सब इसका क्या खेल है? हैं ऐसे देखिए, सरकार जो है भांति भांति के का अपना एजेंडा सेट करती है। एक्चुअली होता ये है कि कुछ सरकार सब जगह अपना लोग छोड़े रहती है। अगर प्रॉब्लम मेरा है तो मैं बताऊंगा ना, प्रॉब्लम में मॉब चलता है, कैसे मॉब लिंचिंग हो जाता है, एक आदमी कहता है चोर है, चोर चोर चोर, लोग पूछता नहीं है, पीटना शुरू कर देता है, वही स्थिति हो जाती है। हड़ताल हमारा होता है, प्रॉब्लम हमारी होती है, हम लोगों से नहीं बात किया जाता है। होते हैं कुछ सरकार के लोग जिसको वास्ता ही नहीं है नियोजित से, खुद रिटायर्ड है, ना शिक्षक है ना कुछ है, किसी दल से वास्ता रखते हैं, कोई एमएलसी है, कोई पूर्व सांसद है, कोई मंत्री रह चुका है, किसी का बेटा किसी पार्टी से विधायक है, वैसे लोगों को बुला कर सरकार वार्ता करके और एक भ्रम फैला देती है, भगदड़ मच जाए कि हाँ हड़ताल खत्म हो गया। ये देखिए, आप मीडिया से हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं कैसे सरकारें काम करती है, कैसे किसी आंदोलन को दबाया जाता है। और संजोग की बात है कि लगभग जितने अभी सत्तासीन हुए हैं बिहार में नेता, वो सब लोग आंदोलन की उपज हैं। चाहे वो माननीय लालू प्रसाद यादव जी हों, नीतीश कुमार जी हों, सुशील कुमार मोदी जी हों और अन्य जितने भी लोग हैं शीर्षस्थ पद पे बैठे किसी भी पार्टी के, अधिकांशतः लोग आंदोलन की उपज है। इन लोगों को पता है कि आंदोलन को कैसे दबाना है, तो ये लोग यही दबाते हैं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि घाव जो हो जाता है ना, तो उसका प्रॉपर परमानेंट इलाज करना चाहिए, सॉल्यूशन तब निकलेगा। बार बार दवा दे के दाबिएगा ना, तो एक दिन कैंसर होगा और बर्बाद हो जाता है सब चीज। तो ये नियोजन संविदा खत्म करिए, शिक्षकों को और अन्य जितने भी कर्मी हैं सबको उनका अधिकार दीजिए, नहीं तो ये संविदा एक दिन सरकार अभी जो घाव के रूप में सरकार को चुभ रही है, एक दिन कैंसर का रूप लेगा और बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी। आप एक मजेदार किस्सा बता रहे थे, जब आप सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए गए थे तो वहाँ का केशियर कुछ आपको बताया था, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, अब उतने बड़े लोग हम लोग नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और ये बड़े बड़े न्यायालयों पे हम लोग कमेंट करें। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और इस भारतीय न्याय व्यवस्था पे भी विश्वास है। शायद उसने कुछ कटाक्ष किया था, भारतीय जो न्याय व्यवस्था है उस पर कुछ कटाक्ष किया था कि शायद? वो तो चलते रहता है, कटाक्ष तो सब जगह देख ले, न्याय ही है। आप सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर पैसा नहीं है तो कोई आप न्याय की उम्मीद ना लगाए। सुप्रीम कोर्ट बहुत महंगा जगह है, बहुत महंगे महंगे वकील हैं, किसी को न्याय कैसे मिलेगा, वो अलग चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट के संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यही सरकार प्रचारित करती है कि हम सुप्रीम कोर्ट में केस हारे हैं, तो सरकार से अनुरोध है कि उस न्याय निर्णय को ठीक ढंग से पढ़े। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, अपने ढंग से चीज़ों को इंटरप्रेट करके आउटपुट न दें जनता को, और आप मीडिया वाले को सही चीज़ बताएं। उसमें हम लोगों के पक्ष में बहुत बड़ा ये है, हम लोग काफ़ी मजबूती से लड़े थे कोर्ट में केस को, और हमारे लड़ाई का परिणाम था कि 78 एक पारा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बिहार सरकार को एडवाइस दिया है कि जो आरटी और एनसीटी के मानकों को फुलफिल करते हैं और टीईटी या उसके इक्विवेलेंट एग्जाम पास करके आए हैं, वो स्किल्ड टीचर हैं, उन्हें क्या कहते हैं स्किल्ड टीचर मानते हुए, योग्य टीचर, एक्सपर्ट टीचर मानते हुए उन्हें बेटर स्केल दिया जाए। उन्हें तो
कहाँ कर रही है? पालन नहीं हुआ। कहाँ पालन कर रही है सरकार? तो कुछ कर ही नहीं रही है। वेतन वृद्धि की बात आपने की थी, वेतन कहाँ बढ़ा है? हम लोग का वेतन तो घट गया है। हम लोगों का जो इंक्रीमेंट था वो रोक दिया गया, हम लोग का डीए था वो सब बंद कर दिया गया। उस सब को अगर हम 2021 तक जोड़ देते हैं, अप्रैल से देने की बात कही गई है, वो सब जोड़ देते हैं तो जितना इन्होंने बढ़ाने का ढिढोरा पीट रखा है उससे तो ज्यादा हम लोग का यूं ही बढ़ जाता। तो आप तो हमारा बढ़ा हुआ पैसा काट लिए और उसको आप वेतन वृद्धि बता रहे हैं। नॉर्मल वे में जो हमारा बढ़ता वो आपने हमारा रोक दिया, और जितना हमारा नॉर्मल वे में बढ़ता उतना भी आप नहीं बढ़ाए, उससे और कम कर दिए। तो आप तो उल्टे हमारा ले लिए ना। कोविड के नाम पे सारी चीजें तो चल ही रही हैं। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ सर, मेरा जो है, जैसे आप लोग भी फील्ड में हैं, चूंकि पत्रकारिता से हैं, तो फील्ड में ये जनरल सी आज समाज में जो है मतलब निचले स्तर पे ये जनरल चीज़ हो गया है कि शिक्षक जो है स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं, डॉक्टर जो है मतलब हॉस्पिटल में ठीक से इलाज नहीं करते, सरकारी डॉक्टर, और ये क्या बोलते हैं कर्मचारी जो हैं काम नहीं करते हैं ठीक से। तो सर ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। मैं सरकार से आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि जहाँ 10 लोगों की ज़रूरत है वहाँ 4 लोग ही हैं, तो आखिर कैसे अच्छे से काम होगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और आप बिहार का किसी भी विभाग का डाटा बिहार सरकार से ही आरटीआई के तहत मांग लीजिए, सारा बिहार सरकार का डाटा आ जाएगा। कहा सो कहा सर, कैसे कोई कह सकता है कि पढ़ाई नहीं होता बिहार में? आखिर रिजल्ट जब आता है तो यही सरकार ना थपथपाती है, कितना अच्छा ग्राफ दिख गया, इतना अच्छा रिजल्ट आया, साक्षरता दर सुधर रहा है। कौन कर रहा है? शिक्षक ही ना कर रहे हैं। तो एक ही चीज को अपने हिसाब से नहीं ढाला जा सकता है। चित भी आपका, पट भी आपका। सरकारी शिक्षा से निकले हुए लोग ही ज़्यादा सरकारी क्षेत्रों में नौकरी, क्योंकि वो साधारण वर्ग के लोग रहते हैं, उनके पास बिजनेस का बहुत ज़्यादा अनुभव है नहीं। तो ये साधारण वर्ग के लोग, साधारण परिवार के लोग इन्हीं सरकारी विद्यालयों में पढ़े हुए, इन्हीं हमें लोग जैसे शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए जाते हैं और अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन सरकार जानबूझ के जो हमारे राजनेता हैं वो ये सरकारी विद्यालयों को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। आप पटना में देख लीजिए, आप दिल्ली से आप आए हैं, दिल्ली में देख लीजिए, कहीं भी जितना बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन है, किसी न किसी मंत्री, नेता, विधायक, पूर्व मंत्री, वैसे लोग व्यवसाय बना दिया गया शिक्षा को। अगर सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ नहीं किया गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि गरीब के बच्चे विद्यालय का मुंह नहीं देख पाएंगे। सारे बड़े बड़े लोग खरीद लेंगे विद्यालयों को, और कहने के लिए हो जाएगी, जैसे बड़े बड़े शहरों में होता है ना कि राइट टू एजुकेशन में 25% गरीब के बच्चों का, जिसपे हिंदी मीडियम एक फिल्म भी आई थी शायद, वो इरफान खान जो थे बेचारे, वो बहुत अच्छे कलाकार, मजे हुए कलाकार थे, चले गए, काफ़ी हम लोग को दुख है। उसमें दिखाया गया है कैसे होता है, कैसे फ्रॉड किया जाता है। तो ऐसे ही होगा, गरीबों के नाम पे रोटी सेकी जाएगी और अमीर के घर में दिया जलेगा। इसलिए अनुरोध है आम जनता से भी, आप मीडिया कर्मियों से भी, कि मुद्दे को उठाइए। मैं धन्यवाद फिर से आपका करना चाहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। धन्यवाद रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग की बातें सरकार तक पहुँचेंगी, और सरकार से अनुरोध है, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि हम आपको विरोधी नहीं है, हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चलाते हैं। मुद्दे का विरोध है, अभी भी समय है, आप चेत जाइए, हमारी मांगों को मानिए। शुरू से हम आपके वोट बैंक रहे हैं, आप लोग खुद मानते हैं इस चीज़ को, सारे लोग मानते हैं, आपके साथ हम हैं। बातचीत बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन जब अब शिक्षा की बात हो रही है और शिक्षकों की बात हो रही है तो छोटी सी टिप्पणी नई शिक्षा नीति पर भी बनती है। छोटी सी टिप्पणी सर। नई शिक्षा नीति पे मैं एक शब्द में कहना चाहूँगा कि ओवरऑल ठीक है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ थोड़ा धक्का दिया गया है, और शिक्षक कैसे बने, कितना फिल्ट्रेशन हो, ये तो सारी चीज़ें माननीय ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी का बयान था, निशंक साहब का, कि आप अब शिक्षक बनना आसान नहीं होगा। आईएएस बन सकते हैं, शिक्षक बनना आसान नहीं होता। तो उनसे अनुरोध है कि ज़रा अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे लोग आए, हम भी उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें 2-4 शब्द और खोलना चाहिए था कि परीक्षा तो डीएम से भी उच्च होगा, लेकिन उनका स्केल क्या होगा, उनका भत्ता क्या होगा, उनका गुजारा कैसे होगा, उनका सर्विस कंडीशन कैसे होगा, इस पर भी ज़रा फोकस डाला जाता तो अच्छा रहता। और सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ करने पे अगर विचार होती तो अच्छी बातें होती। कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन का बू उसमें छुपा हुआ, स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन एक छुपा हुआ है। तो 2-3 शब्दों में मैं यही कहूँगा कि शिक्षक बनना अगर टफ हुआ है तो बनने के बाद उनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका सेवा सर,
उनका मेहनताना क्या होगा, इस पर भी ज़रा फोकस डाला जाए तो ज़्यादा बेहतर होता। छोटा सा टिप्पणी इस बात पर भी कि सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि पलायन लोग शौक से करते हैं, बिहार के लोग। आप लोग कहें नहीं बिहार से बाहर चले गए कुछ काम करने के लिए, आप लोग को शौक नहीं है? ये सुशील कुमार मोदी जी का जो बयान है बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोग मजबूरी में पलायन कर रहे हैं। यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ उनको काम का जो है सही वो प्रतिफल नहीं मिल रहा है। हम शिक्षक ही हैं तो हम पढ़ा रहे हैं, तो हमको भी एक तरह का क्या कहते हैं सम्मानजनक वेतन नहीं मिल रहा है। तो पलायन करना मजबूरी है, ना कि शौक है। ये जो बयान है वो सरासर गलत बयान है। तो जहाँ से इस बातचीत की शुरुआत हुई थी वहीं पर ख़त्म करेंगे। हम लोग बातचीत भले ही अन्य मुद्दों पर कर रहे थे, बहुत सारे मुद्दों पर हमने बातचीत की, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो मुद्दा भी नहीं है और इनका प्रश्न का जो जवाब होगा वो भी नया नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर ये इंटरव्यू समाप्त होता है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम मोहन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।